Hello everyone, welcome to the T20 mock test series specially designed for the Punjab ADA paper. And today we are going to proceed with the questions on CPC, that is Civil Procedure Code. We have 20 questions on that, and without wasting any time we are going to proceed with it. So question number 1 is, which of the following is not an essential element of a decree? Option A, conclusive determination of the rights of the party. Option B, a formal expression of an adjudication. Option C, the adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. And option D, the adjudication must have been given in a suit. आपका क्वेश्चन है कि यहाँ इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो डिक्री का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है. Section 2 clause 2 defines the term decree. Conclusive determination of the rights of the party is an essential element of the decree. Formal expression of an adjudication is also an essential element. The adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. This is the right option as it is not an essential element. जो order जिसमें से अपील लाए होती है, ये बात ध्यान से सुनना, सीपीसी में जो ऑर्डर्स ऑलरेडी ऐसे दिए गए हुए हैं, ऑर्डर 43 में जिसमें से ऑलरेडी अपील लाई होती है, वो सब डिक्री नहीं होते, वो सब डिक्री नहीं होते. ओके, ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, एन ऑर्डर फाइनली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू द मैटर इन कंट्रोवर्सी. क्या जो एक ऑर्डर होता है कि वो फाइनली डिटरमाइन करता है पार्टी के राइट विद रिगार्ड टू द मैटर इन कंट्रोवर्सी. ऑप्शन बी, एन ऑर्डर कैन नॉट बी अ प्रिलिमिनरी वन. ऑप्शन सी, नो सेकेंड अपील लाइज इन केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स. एंड ऑप्शन डी, इन केस ऑफ सूट और प्रोसीडिंग्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स में बी पास्ड. सी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एक सूट और प्रोसीडिंग्स में जितने मर्जी ऑर्डर पास हो सकते हैं. ऑप्शन सी, नो सेकेंड अपील लाइज इन केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. कहाँ पे दिया गया हुआ है? सेक्शन 104 क्लॉज 2. 104 क्लॉज 2. ऑप्शन बी, एन ऑर्डर कैन नॉट बी अ प्रिलिमिनरी वन. अगेन अ राइट ऑप्शन. एक डिक्री फाइनल भी हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, बट एक ऑर्डर हमेशा फाइनल ही होता है, कभी भी प्रिलिमिनरी नहीं होता. तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है. बट एक ऑर्डर मैटर इन कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग फाइनली डिटरमाइन नहीं करता पार्टीज के राइट्स को. सो ऑप्शन ए यहां पर इनकरेक्ट है. यहां पर डिक्री होता तो ये ऑप्शन सही होता, बट एन ऑर्डर डज नॉट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू द मैटर इन कंट्रोवर्सीज. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर. इनमें से सेक्शन 9 में जो टर्म यूज्ड है सूट ऑफ सिविल नेचर, इनमें से वो कौन सा सूट नहीं है? ऑप्शन ए, सूट्स रिलेटिंग टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सूट ऑफ सिविल नेचर है. ऑप्शन बी, सूट्स रिलेटिंग टू द राइट ऑफ वर्शिप, क्या है? ये नहीं है. आर्टिकल 25 गिव्स एवरीवन अ राइट टू वर्शिप देयर ओन रिलीजन. अगेन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, again it will also be part of the suit of civil nature. Option C, suits relating to taking out of the religious procession, again part of article 25, so it is a suit of civil nature. Option D, suits for recovery of voluntary payments of offerings. Option D is correct answer because it is not a suit of civil nature. Why? Voluntary offerings, अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पर एक भंडारा लगा है या यहाँ पे कोई कैंप है, वॉट एवर कोई कैंप है, और आपको कंपल्सरी है, वॉलंटरीली आपको इतना इतना पैसा डोनेट करना ही होगा, और आप मना कर दो, तो क्या वो आपके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं? नो, दे डज नॉट हैव एनी लीगल राइट ओवर दिस सूट, इसलिए वो सूट यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते. There is no cause of action, there is no legal right, there is no violation of any legal right, so it is not a suit of civil nature. Question number 4, which of the following is available against a court's order under section 10? section 10 किसकी बात करता है? res subjudice.
रेस सबज्यूडाइज, दैट इज स्टे ऑफ सूट। सूट को स्टे करवाना जब एक ऑलरेडी सेम मैटर का सूट ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो जब ये ऑर्डर आ जाता है, स्टे ऑफ द सूट का जब ऑर्डर आ जाता है, तो इसके ऊपर कौन सा आपके पास राइट है? क्या आप इसके ऊपर अपील फाइल कर सकते हो, क्या रिवीजन फाइल कर सकते हो, या दोनों फाइल कर सकते हो, या कोई भी नहीं फाइल कर सकते? द राइट आंसर इज रिवीजन। You can file an revision application in the High Court against such an order, but there is no right to file an appeal, because appeal कब होती है? जब सूट फाइनली डिसाइड हो जाता है मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी पे। यहाँ पर क्या है? स्टे ऑफ द सूट। आप हाई कोर्ट में जाके ये एप्लीकेशन लगा सकते हो कि यहाँ पे सूट को स्टे नहीं करना चाहिए था। गॉट इट? रिवीजन एप्लीकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सप्रेशन former suit in section 11 implies a suit which has been decided prior to the suit in question, a suit which has been instituted prior to the suit in question, both or none. The right answer is B, a suit which has been instituted prior to the the right answer is a suit which has been decided prior to the suit in question. चाहे दो सूट्स अगर हैं, अगर एक कोर्ट में यहाँ पे सूट फाइल पेंडिंग है और एक यहाँ पे है, पहला सूट यहाँ पे कब आया? लेट्स से 1 मार्च को सूट को फाइल किया गया, और दूसरे कोर्ट में यहाँ पे फाइल किया 1 अप्रैल को। बट जो ये केस है ये डिसाइड हो गया 15 जून को, और जो ये केस है ये कब डिसाइड हुआ? 15 अप्रैल को ही हो चुका है। तो यहाँ पे फॉर्मर सूट किसको मानोगे? इस वाले को। Even though it has been filed later, but it has been decided prior to the suit in question. All right, and it has been given in which section and which subclause? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये डेफिनेशन आपकी कहाँ पे दी गई हुई है। The right answer is A. Question number 6. Which section of the CPC lays down that where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. Section 10, Section 11, Section 12 और Section 13. एक्चुअली मैंने ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग को पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई ये रेस जुडिकाटा की बात कर रहे होंगे, और बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और बहुत बच्चे इसका आंसर ना सेक्शन 11 कर देते हैं रेस जुडिकाटा समझ के। बट रीड सेक्शन 12, साफ सेक्शन 12 की वर्डिंग है ये, जहाँ पे ये बोलते हैं कि CPC lays down that where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. Section 12. Question number 7. Under Section 21, objection as to the place of suing can be taken only if such objection has been raised before the court of first instance at the earliest opportunity, before the appellate court for the first time, before the court of revision for the first time, none of the above. सेक्शन 21 में जब एक प्लेस ऑफ सुइंग को लेके आपको ऑब्जेक्शन रेज करनी है, यहाँ पे आंसर है आपका ए, ओनली इफ सच ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझनी है, द थिंग इज दैट ये जो ऑब्जेक्शन आप लोग डाल रहे हो ना, ये आप अपीलेट कोर्ट में डाल रहे हो, बट अपीलेट कोर्ट आपकी ऑब्जेक्शन को तभी सुनेगा अगर आपने सेम ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस दैट इज ट्रायल कोर्ट में भी उठाई हो, और कब उठाई हो? एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, देन ओनली इट विल हेयर दिस ऑब्जेक्शन, अदरवाइज इट विल नॉट हेयर दिस ऑब्जेक्शन। क्लियर? नॉर्मली ट्रायल कोर्ट में आप कब ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, इसके ऊपर कोई भी सेक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई भी सेक्शन नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में अगर आपको ऐसी ऑब्जेक्शन उठानी है कि ये प्लेस ऑफ सुइंग गलत है, यहाँ पे केस नहीं फाइल करना था, किसी और कोर्ट में केस फाइल करना था, कब कर सकते हो? एनी टाइम, कभी भी कर सकते हो। इसके ऊपर कोई भी रूल, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया हुआ। बट अगर आप ये सेम ऑब्जेक्शन अपीलेट कोर्ट में करते हो तो सेक्शन 21 बोलता है
that it will allow it only when if such objection has been raised before the trial court at the earliest opportunity. Got it? Question number 8. A suit is transferred by the Supreme Court from one court A to another court B. Meanwhile, during the transfer, the law applicable to the suit got changed. Very easy question. Option A, the original law which has to be applied by the court A has to be applied by the court B. The original law which was to be applied by the court A is not to be applied by the court B. Option C, the court B is required to consider the stage at which the suit was transferred for determining the applicability of old or new law to it. Option D, both B and C. The right answer is A. The right answer is A, section 25 clause 5 of CPC. जब सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में एक मैटर को ट्रांसफ़र करता है तो दूसरे कोर्ट में भी सेम लॉ अप्लाई होगा जो कि पहले कोर्ट में चल रहा था. अगर कोर्ट ए से कोर्ट बी में केस को ट्रांसफ़र किया गया है, द लॉ विच इज एप्लीकेबल इन कोर्ट ए will be applicable in court B also. Question number 9. Misjoinder of parties and cause of action in a suit is called A, multifariousness of parties, B, double misjoinder, C, both, D, only B. The right answer is A, multifariousness of the parties. Question number 10. Which of the following is not a necessary condition for the filing of a representative suit? Representative suit जब आप फाइल करते हैं ऑर्डर 1 रूल 8 में क्या होता है? ये कोई एक बंदा बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट सूट फाइल कर दे या फिर बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दें. रिप्रेजेंटेटिव सूट जहाँ पे एक पार्टी बाकी सबको रिप्रेजेंट करेगी सूट में, उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या नहीं है? अपना क्वेश्चन ये है. न्यूमेरस पार्टीज एसेंशियल कंडीशन है. जब तक न्यूमेरस पार्टी नहीं होंगी तो रिप्रेजेंट किसको करोगे? सेम इंटरेस्ट इन द सूट, यस इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल कंडीशन. जितनी भी पार्टीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है दे ऑल शुड हैव सेम इंटरेस्ट इन द सूट. लीव ऑफ द कोर्ट, यस यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. ऑप्शन डी, रिटन परमिशन ऑफ दोज हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेड. दिस इज अ राइट आंसर बिकॉज इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. आप जब रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करते हो आपको कोर्ट की लीव लेनी पड़ती है, बट जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उन सब की आपको कोई रिटर्न परमिशन नहीं लेनी होती है. सूट को फाइल करके आप लोग उनको नोटिस भेजते हो कि यस वी हैव फाइल्ड दिस सूट. अगर आप चाहते हो कि इम्प्लीड करना आपको सूट में तो आप आ जाएं, बट बिफोर फाइलिंग द सूट यू डू नॉट हैव टू टेक एनी परमिशन फ्रॉम द पीपल हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेड. गॉट इट? द राइट आंसर इज डी. Question number 11. Which of the following constitutes only one cause of action? इनमें से कौन सा एक ही cause of action माना जाएगा? Option A, obligation and collateral security for its performance. Successive claims arising under the same obligation. Option C, both A and B. Option D, none. The right answer is C, both A and B. और ये कहाँ पे provided है? Order 2 Rule 2, explanation. That collateral security and obligation constitutes one cause of action, and successive claims arising under the same obligation is also a one cause of action. Question number 12. Which of the following is not essential in respect of a pleading? Which of the following is not essential in respect of a pleading? It should be signed by a party. It is an essential requirement. It should contain a complete address of the party. Again, an essential requirement. It should be verified by the party's pleader, or none of the above. This is a wrong option. The right answer is C. C, जब भी आप एक pleading फाइल करते हो, आप pleading को साइन करोगे, yes आप लोग करोगे, आप pleading पे अपना पूरा एड्रेस भी लिखोगे, बिल्कुल करोगे, बट उसको वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई भी तो वही करेगा ना जो प्लीडिंग को लिख रहा है. रीड सेक्शन ऑर्डर 6 रूल 15 सब क्लॉज 3. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस लेट मी सी
You people can check, but it is Order 6, Rule 15, Clause 3 that it should be verified by the party himself, but not by the party's pleader. यहाँ पर पार्टी खुद इसको वेरीफाई करेगी. Got it? The right answer is C. Question number 13. An amendment in pleading will be effective from the date of the order, application, pleading or none of the above. जब आप एक अमेंडमेंट फाइल करते हो और कोर्ट ने आपकी वो अमेंडमेंट को अलाउ कर दी, तो वो अमेंडमेंट अफेक्टिव कब से होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ द प्लीडिंग. इट विल बी अफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ द प्लीडिंग. रेट्रोस्पेक्टिवली. क्वेश्चन नंबर 14. Where the plaint has been rejected, the plaintiff on the same cause of action. जब आपकी ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस सेम कॉज ऑफ एक्शन में क्या आप दोबारा सूट फाइल कर सकते हो क्या, या नहीं कर सकते? और मे प्रेजेंट अ फ्रेश सूट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट. ऑप्शन इज ए. राइट आंसर इज ए. यू कैन फाइल द सूट अगेन इवन इफ इट हैज बीन रिजेक्टेड. अगर तो आपको सूट डिसमिस कर दिया जाए. माइंड इट व्हेन आई से सूट डिसमिस कर दिया जाए. सूट को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता. जब प्लीडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, जब ट्रायल तक आ चुका है, जब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तब आपका सूट क्या होगा? डिसमिस होगा. रिजेक्ट कब होगा? ऑर्डर 7 रूल 11 की कंडीशंस के ऊपर, फ्रॉम द प्राइमा फेसाई कॉज ऑफ एक्शन. यहाँ पे क्या होगा? रिजेक्ट. और यहाँ पे आप लोग दोबारा से सूट फाइल कर सकते हो. But once it has been dismissed, you do not have the right to file a suit again, but you can go and file appeal. Clear? Got it? The right answer is A. Question number 15. Mark the incorrect statement. A judge must give reasons for returning or rejecting a plaint. Right? बिल्कुल सही है. एक जज हमेशा रीजंस देगा कि उसने प्लेंट को रिजेक्ट क्यों किया है, रिटर्न क्यों किया है. An order rejecting or returning a plaint is appealable. Again, right answer. A plaint can be rejected in part or returned in part. Wrong. ये क्वेश्चन आपका DJS प्री में भी आया था. आई थिंक 2019 का जो DJS प्री था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है. That a plaint can be rejected in part or not. It can never be rejected in part. या तो पूरी प्लेंट को एडमिट करेंगे या पूरी प्लेंट को रिजेक्ट करेंगे. सो द राइट आंसर इज C, because it is an incorrect statement. A plaint can be rejected in part and returned in part. No, it cannot be rejected in part and returned in part. Question number 16. Which rule of Order 5 lays down provisions regarding dasti summons of the summons by the plaintiff to the defendant? The right answer is Order 5 Rule 9A. Order 5 Rule 9A. दस्ती सम्मन, जब आप खुद जाके डिफेंडेंट को सम्मन दोगे, पर्सनल डिलीवरी करोगे. क्वेश्चन नंबर 17. डेट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट फॉर प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ विटनेसेस बाय द पार्टीज टू obtain summons to them for their attendance in a court shall not be later than. Option A 5 days, option B 10 days, option C 15 days and option D 30 days. The right answer is 15 days. और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये कौन से ऑर्डर और कौन से रूल में दिया गया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 18. द काउंटर क्लेम इज टू बी ट्रीटेड एज. काउंटर क्लेम को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? CPC क्या बोलता है? ऑप्शन ए, इट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट. ऑप्शन बी, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ प्लेंट. ऑप्शन सी, बोथ, एंड ऑप्शन डी, नन. द राइट आंसर इज C, that the counter claim is treated both as a separate suit and a plaint. Clear? Question number 19. Where a decree of compromise which was not lawful, there a suit shall lie to set aside the decree. जब एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री आई जो कि लॉफुल नहीं थी, क्या वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हो डिक्री को सेट असाइड करने के लिए, या फिर आप कंप्लेंट आप करोगे कोर्ट में कि इसको सेट असाइड करो? नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड सच डिक्री, और सूट मे लाई टू सेट असाइड सच डिक्री विद द लीव ऑफ द कोर्ट.
The right answer is C, that no suit shall lie to set aside such decree. आप लोग फिर से सूट नहीं फाइल कर सकते इस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 2022 में कॉम्प्रोमाइज डिक्री के ऊपर ना बहुत सारे केसेस आए हैं और हर केस में ये पॉइंट बार बार बोला गया, बार बार रिपीट हुआ है, जब भी एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री होती है उसको सेट असाइड करने के लिए आप लोग दोबारा सूट फाइल नहीं करोगे, इंस्टेड यू विल फाइल एप्लीकेशन इन द सेम कोर्ट रिगार्डिंग दैट मैटर, बट आप अलग से कोई सूट नहीं फाइल कर सकते उसको सेट असाइड करने के लिए। और इसकी जजमेंट भी मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, प्रॉपर इसका प्रोसीजर एक अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिक्योरिटी नॉट बीइंग फर्निश्ड? अगर सिक्योरिटी फर्निश नहीं की जाएगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? द सूट कैन बी डिसमिस्ड, द सूट कैन बी स्टेड, बोथ और नन ऑफ द अबव। The right answer is A, the suit can be dismissed. The suit can be dismissed order 24 CPC. All right. Thank you so much. Like, share and subscribe this channel. और ये जो सीरीज आपकी चली है पंजाब ADA के लिए, ये आपकी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक चलेगी। अभी आपके एग्ज़ाम की डेट 6 नवंबर है। आप लोग बने रहें इस सीरीज़ में। मैं आपको ये दावे से बोल रहा हूँ कि आपको इसी में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स में से हैं, जुडिशरी के एग्जाम्स में से हैं और रीसेंट ट्रेंड में से हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो विद द क्वेश्चंस ऑन IPC, इंडियन पिनल कोड। ओके।